नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th के भूगोल का जो पहला पार्ट है संसाधन एवं विकास, इसका अध्ययन करने वाले हैं। संसाधन की जो परिभाषा है, संसाधन से आशय क्या है। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जाती है तथा जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, उसे संसाधन कहते हैं। अर्थात ये वस्तुएं हमारे पर्यावरण में उपलब्ध होती हैं, लेकिन उसको हमारे उपयोग में बनाने के लिए कोई न कोई तकनीकी हमारे पास उपलब्ध होनी चाहिए। तो ऐसी तकनीकी जो उन वस्तुओं को हमारे लिए उपयोगी बना सके तो संसाधन कहलाते हैं। संसाधन की परिभाषा है, संसाधनों का जो वर्गीकरण है, संसाधनों को हम सामान्यतः उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास स्तर के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, जैव और अजैव संसाधन। जैव संसाधन का मतलब होता है जीवमंडल में पाए जाने वाले ऐसे संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है, वो जैव संसाधन कहते हैं, जैसे प्राणी जगत, वनस्पति जगत आदि। जीवमंडल में पाए जाने वाले ऐसे संसाधन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, वो अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज पदार्थ हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 1 नंबर के क्वेश्चन भी आता है इसमें जैव और अजैव संसाधन लिखने के लिए। समाप्यता के आधार पर, अर्थात जब हम संसाधनों का प्रयोग करते हैं तो कुछ संसाधन तो ऐसे होते हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। ऐसे संसाधनों को अनवीनीकरण योग्य संसाधन कहते हैं, जो एक बार प्रयोग करने के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, जैसे खनिज तेल है। नवीनीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिनका आदमी बार बार उपयोग कर सकता है, ऐसे संसाधनों को नवीनीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इसमें आता भी है उदाहरण लिखने के लिए। नवीकरण योग्य संसाधनों के उदाहरण दीजिए तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। अनवीनीकरण योग्य कोयला है, खनिज तेल है, ये अनवीनीकरण योग्य संसाधनों में आएंगे। विकास स्तर के आधार पर, विकास स्तर के आधार पर हमारे पास संभावी हैं, विकसित है और संचित हैं। संभावी का मतलब क्या है कि वे संसाधन जिनका किसी स्थान पर मिलने की संभावना व्यक्त की जाती है, या ऐसा अनुमान रहता है कि इस स्थान पर संसाधन उपलब्ध हैं, उन्हें संभावी संसाधन कहते हैं। विकसित संसाधन का मतलब जो संसाधन हमारे पास वर्तमान में मौजूद हैं, जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, जहाँ से हम खनिजों को निकाल रहे हैं, ऐसे संसाधनों को विकसित कहते हैं। और जो संसाधन हमें प्राप्त हो चुके हैं लेकिन उनका अभी हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि भविष्य के लिए संचय करके रखा हुआ है, ऐसे संसाधनों को संचित संसाधन कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण आता है, व्यक्तिगत संसाधन, सार्वजनिक संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन जिन संसाधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सार्वजनिक संसाधन जिन संसाधनों पर सरकारों का नियंत्रण होता है, उसे सार्वजनिक संसाधन कहते हैं। जिन संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है, ऐसे संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। तो इसमें से जैव अजैव संसाधन महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है, 3 नंबर का। 1-1 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनते हैं नवीकरण अनवीनीकरण योग्य संसाधनों में। और निजी या सार्वजनिक संसाधन किसे कहते हैं, यहाँ से भी पूछा जाता है। तो इनका अगला आता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए विकास, जिससे संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखा जा सके। ऐसे संसाधनों को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1 नंबर का प्रश्न आता था। जून 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में यह प्रथम पृथ्वी अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ था। अगला आता है संसाधन नियोजन। प्रश्न ऐसे आता है, संसाधन क्या है? संसाधन नियोजन की क्या आवश्यकता है? तो संसाधन नियोजन महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसाधन नियोजन से आशय होता है संसाधनों का इस प्रकार से बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना, सावधानीपूर्वक उपयोग करना, जिससे ये संसाधन हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उन तक पहुंचाए जा सकें, उन तक बचा करके रखा जा सके। इसलिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, सावधानीपूर्वक उपयोग करना, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी ये संसाधन मिल सके, ऐसा विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन नियोजन कहलाता है।
अब हमें संसाधन पढ़ने हैं। एक हमारे पास पहला आता है भू संसाधन। भू अर्थात मिट्टी संसाधन। उसमें मृदा भूमि जो है एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। भारत में जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी का वर्गीकरण हम देखते हैं। ऊपर के जो पर्वतीय राज्य हैं, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, इन राज्यों में जो मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, सीढ़ीनुमा खेत इन स्थानों पर होता है। दूसरा जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी का मतलब होता है हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं, इन नदियों द्वारा उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किया गया है, इसलिए नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है ऐसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। 9th में हमने जलोढ़ मिट्टी के प्रकार भी पढ़े थे, एक बांगर होती है, एक खादर होती है। तो इसलिए नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। और शुष्क मिट्टी, भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है इस मिट्टी को शुष्क मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी के क्षेत्र हैं। काली मिट्टी के भारत में 3 राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। यह काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है, इसलिए इसे काली कपास मृदा या रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार 1-1 नंबर के प्रश्न या मानचित्र में प्रश्न आते हैं, काली मिट्टी के 3 राज्य कौन कौन से हैं, या काली मिट्टी के एक राज्य को दर्शाइए। तो काली मिट्टी वाले राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इनमें मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। और लैटराइट मिट्टी वाले ये क्षेत्र हैं, ये लैटराइट मिट्टी वाले क्षेत्र हैं। उसके बाद जो हमारे सामने आता है लैटराइट मिट्टी के क्षेत्र आ जाएंगे। और लाल व पीली मिट्टी के क्षेत्र भी हैं, आप इसमें देख सकते हैं संकेत चिन्हों में। तो भारत में पाई जाने वाली जो मुख्य प्रकार से मृदा है ये पर्वतीय मिट्टी आ जाएगी, शुष्क मिट्टी आ जाएगी, जलोढ़ मिट्टी आ जाएगी, काली मिट्टी आ जाएगी, लैटराइट मिट्टी आ जाएगी, लाल व पीली मिट्टी आ जाएगी। ये भारतीय मिट्टी के प्रमुख प्रकार हैं। अगला आता है मृदा अपरदन क्या है। तो मृदा अपरदन का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन के क्या है, मृदा अपरदन के रोकथाम के उपाय। तो मृदा के कटाव तथा उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन की रोकथाम के उपाय क्या क्या हैं, किस प्रकार से मिट्टी के बहाव या उसके कटाव को रोका जा सकता है। तो इसमें जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर खेतों में जल रुक जाता है तो मिट्टी, पानी बहने के लिए मिट्टी या खेतों को तोड़ सकती है। अदल बदल करके फसलों की बुआई होनी चाहिए। अदल बदल कर फसलों की बुआई होने से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। पशुओं की चराई पर रोक होनी चाहिए, क्योंकि पशुओं के पैरों से, खुरों से मिट्टी की ऊपरी परत निकलती है और बरसात होने पर वो बह जाती है। सीढ़ीनुमा खेतों का निर्माण, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेतों का निर्माण होना चाहिए। ढालवान भूमि में जो होती है मृदा अपरदन अधिक होता है। पेड़ों की रक्षक मेखला, तो ये मृदा अपरदन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 नंबर का प्रश्न आता है, मृदा अपरदन क्या है, इसकी रोकथाम के उपाय लिखिए। तो मृदा के कटाव था उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। उसके ये मुख्य रूप से हैं। इस पाठ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों में से सबसे पहला प्रश्न है, लौह किस प्रकार का संसाधन है। निम्न में से किन प्रांतों में सीढ़ीनुमा खेत जो है पर्वतीय राज्यों में पाई जाती है। तो सीढ़ीनुमा खेत हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। किन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। इस पर कपास की मुख्य रूप से खेती की जाती है। जैव और अजैव संसाधन अभी आपको बताया था। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर, यह प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। पूर्वी तट के जो नदी डेल्टा हैं ये वाले क्षेत्र आ जाएंगे, ये पूर्वी तट है। इस पूर्वी तट के जो नदियों द्वारा बनाए गए जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नदियाँ अपने साथ इस मिट्टी को बहा करके लाती हैं, ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें चूना, फास्फोरस, पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है और ये बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 4 नंबर का या 3 नंबर का पूछा जाता है। संसाधन क्या है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्या है। संसाधन का बताया था कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति में सहयोग करती है उन्हें संसाधन कहते हैं। और संसाधन नियोजन का मतलब होता है संसाधनों का इस प्रकार से सावधानीपूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग करना जिससे संसाधनों को आने वाली पीढ़ियां या भविष्य के लिए बचा करके रखा जा सके। ऐसा नियोजन संसाधन नियोजन कहलाता है। पहला पाठ है, 1-1 नंबर के भी प्रश्न आते हैं, मानचित्र से भी संबंधित प्रश्न आते हैं और बड़े प्रश्न भी आते हैं, इसलिए इसको हम आसानी से एक बार तैयार कर लेंगे तो बहुत सुविधा होगी।